नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। और बाल विकास के सिद्धांतों में पिछली क्लास में अपनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा, जो किसका था? कोहलबर्ग का सिद्धांत था। और आज भी अपन नैतिक विकास का सिद्धांत ही पढ़ने जा रहे हैं, परंतु इसके प्रदाता या प्रवर्तक और हैं। कौन है? जीन पियाजे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन देखते हैं बाल विकास के ही विभिन्न प्रमुख सिद्धांतों में से एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? ये जीन पियाजे। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जीन पियाजे को ज्यां पियाजे भी कहा जाता है। इनका मूल नाम है वो ज्यां पियाजे था, परंतु बाद में अपभ्रंश तो होता ही होता है, तो इस तरह से इसका जीन पियाजे बन गया। जीन पियाजे एक जब जीन पियाजे का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देख चुके हैं, तो वहां पर अपनों ने देखा कि स्विस विद्वान थे ये, यानी स्विट्जरलैंड के विद्वान ये थे। ये स्विट्जरलैंड के विद्वान थे, परंतु जो वियना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के से जुड़े हुए थे। वियना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से ये संबंधित रहे या जुड़े हुए थे। पियाजे ने अपना नैतिक विकास संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, और इसके साथ साथ इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया 1932 ईस्वी में दिया। इन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि भाई बालक में नैतिकता का विकास किस उम्र में होता है, किस स्तर पर होता है और किस प्रकार से होता है, यानी किस प्रक्रिया के तहत होता है। जब इन्होंने इस संबंध में अध्ययन किया, तो अध्ययन किसका किया? इन्होंने 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन इन्होंने किया। 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन करते हुए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के तहत या इन्होंने जो अध्ययन किया उसके अंतर्गत इन्होंने क्या पाया? विभिन्न बालकों के अध्ययन के पश्चात इन्होंने क्या देखा भी नैतिक विकास किस प्रकार से होता है? तो इन्होंने देखा कि नैतिक विकास जो है या नैतिक विकास से संबंधित जो निर्णय हैं, उनका विकास एक निश्चित क्रम पर होता है और एक तार्किक पैटर्न पर होता है। तो इन्होंने ये बात कही थी कि नैतिक विकास संबंधी निर्णयों का विकास बालक में कैसे होता है? बालक में एक निश्चित क्रम व तार्किक पैटर्न पर होता है। मूल बात या बेसिक बात तो इन्होंने कही। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब क्या है? देखिए, इन्होंने यूं कहा कि भाई नैतिक विकास के माध्यम से बालक निर्णय लेने लगता है, अर्थात तो उसमें निर्णयों की क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जाहिर सी बात है, हमारे अंदर नैतिक विकास ही नहीं है, हमारा मस्तिष्क पूर्णतः विकास ही नहीं कर पाया है, तो हम किस प्रकार से निर्णयों की क्षमता का विकास कर पाएंगे? हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं होगा। तो इन्होंने यूं कहा कि भाई नैतिक विकास के द्वारा ही हम निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करते हैं, ठीक है। परंतु ये होता क्या है? पहली बात तो ये होगी कि नैतिक विकास से निर्णय क्षमता का विकास होता है, निर्णयों का विकास होता है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है? इन्होंने यूं कहा है कि भाई बालक की इस क्षमता का विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम का मतलब है कि भाई जन्म के तुरंत बाद बालक ऐसे नहीं है कि सारे डिसीजन खुद लेने लगेगा, विवेक पर आधारित कार्य करने लगेगा, अमूर्त चिंतन करने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होता।
ये एक निश्चित क्रम से ही चलेगा। जैसे मतलब बहुत छोटा बालक है तो वो नैतिकता रहित ही रहेगा, उसमें नैतिकता होगी नहीं। धीरे धीरे उसमें नैतिकता आने लगेगी। पहले है वो किसी के दबाव में आकर वो नैतिक कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यदि मैंने कुछ भी गलत किया तो मुझे सजा मिलेगी, तो इसलिए वो क्या करता है कि किसी के दबाव में आकर नैतिक कार्य करता है। साथ साथ वो पुरस्कार व दंड के माध्यम से भी नैतिक कार्य करता है। जैसे मान लो कि एक बच्चा है तो उसको घर वालों ने, जैसे ही मेहमान आने वाले थे तो उन्होंने उसको कहा कि बेटा आज यदि तुमने सबके पैर छुए और सबको नमस्ते किया, सबके सामने अच्छे से रहा ना, तो उनके जाते ही तुम्हें 2 पैकेट चॉकलेट के मिलेंगे। बच्चा वो चीज करेगा, यानी उसमें पुरस्कार, उसको लगा कि भाई मैं ऐसे करूंगा तो मुझे चॉकलेट्स मिलेंगी, तो वो चॉकलेट के लिए और सबको सम्मान देता है। तो इस प्रकार से वो पुरस्कार व दंड के माध्यम से। अब जब वो बड़ा बालक हो जाता है, किशोरावस्था का हो जाता है, तो उसे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे ये नहीं कहा जाता कि बेटा यदि तू पैर छुएगा तो तुझे चॉकलेट के पैकेट मिलेंगे। उसमें स्वयं जैसे ही कोई दिखाई देता है उसमें स्वयं इस योग्यता का विकास हो जाता है। वह खुद खड़ा होगा, कोई भी आएगा उसके लिए उसके सम्मान में खड़ा भी होगा, उसको नमस्कार भी करेगा, नमस्ते भी करेगा, अभिवादन भी करेगा, पैर भी छुएगा। यानी किशोरावस्था में जाकर ही इस नैतिकता का पूर्ण विकास होता है, जिसमें बालक स्वयं के आधार पर, अपने निर्णयों के आधार पर नैतिक विकास कर लेता है। तो ये निश्चित क्रम है। तो ये जो किशोरावस्था में बालक में जो चीज आई है, अपने डिसीजन के आधार पर नैतिकता का विकास या खुद के आधार पर नैतिकता का विकास, वो बाल्यावस्था में कभी नहीं आएगी। तो ये एक निश्चित क्रम है। जिस प्रकार से अवस्थाओं का क्रम है कि भाई पहले शैशवावस्था आती है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसी प्रकार से नैतिकता का भी निश्चित क्रम होता है। नैतिकता भी ऐसे नहीं है कि पहले तो बालक में खुद से निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, खुद से नैतिकता विकसित होने लगती है, वो खुद समाज में नैतिक विकास करने लगता है और बाद में जाकर उसकी नैतिकता लुप्त हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक निश्चित क्रम में होती है। ठीक है। दूसरी बात, तार्किक पैटर्न पर। पैटर्न का मतलब होता है एक निर्मित ढांचा, और तार्किक यानी तर्क के माध्यम से। अब तर्क के माध्यम से का क्या मतलब है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इस चीज को भी समझते हैं कि तार्किक पैटर्न क्या कहा है या किसे कहा है पियाजे ने। देखिए, इन्होंने तार्किक पैटर्न कहा है कि बालक है वो अंत में तर्क करने लगता है, उसमें तार्किक क्षमता का विकास हो जाता है। तार्किक क्षमता का या तर्क का की यदि अपन बात करें तो बालक में जब वह किशोरावस्था की तरफ चला जाता है, उसकी उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच होती है, तब वो ये देखता है कि भाई समाज में क्या सही है और क्या गलत है। सही व गलत में निर्णय करने लग जाता है, और जैसे ही वह सही व गलत में निर्णय करने लगता है, उसमें निर्णय क्षमता का विकास होता है, वैसे ही वह अपनी नैतिकता को भी विकसित कर लेता है। तो इसलिए कहा गया है कि भाई तार्किक पैटर्न, यानी बाद में बचपन में हो सकता है बालक ने किसी भी पुरस्कार के आधार पर या दंड के आधार पर या सजा के आधार पर या दबाव के आधार पर, किसी भी आधार पर नैतिक काम किए हो, परंतु अंत में जाकर वह तर्क के माध्यम से, और या ये चीज भी देखने को मिलती है कि बालक जब बड़ा हो जाता है ना तो वो तर्क करने लग जाता है, और तर्क करते हुए और वो ये देखता है कि भी कौन सी व्यवस्था हमारे लिए अच्छी है, कौन सी व्यवस्था हमारे लिए बुरी है। वो सारी चीजें देखने लगता है। समाज में यदि कोई ऐसी व्यवस्था प्रचलन में है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, परंपरागत काल से चली आ रही है, परंतु वो सही नहीं है, तो उसे तोड़ने की सिफारिश भी वो कर देता है। तो इसलिए उसका जो विकास है वो नैतिकता का विकास तार्किक पैटर्न पर होता है। इसके बाद की एक लाइन और कही है पियाजे ने,
इतना ही नहीं कहा, इन्होंने यूं कहा कि भाई नैतिकता का विकास ही नैतिक क्षमता का विकास करता है। ये चीज अपनों ने देख ली। जो क्या होता है निश्चित क्रम में होता है और तार्किक पैटर्न पर होता है। ये दोनों चीजें देखी। इन्होंने ये भी कहा कि यह या पैटर्न पर होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित है। ये चीज इन्होंने की है। अब बौद्धिक विकास का मतलब, अब एक बालक उम्र से तो किशोरावस्था का है। उम्र से किशोरावस्था का मतलब है कि वह मान लीजिए कि 12 से अपन यूं मान लेते हैं 15 वर्ष का बालक है। 15 वर्ष का बालक है, परंतु उसका बौद्धिक विकास है 8 वर्ष का। तो वो 8 वर्ष के अनुसार ही नैतिकता ग्रहण करेगा, 15 वर्ष के अनुसार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नैतिकता बौद्धिक विकास से संबंधित होती है। हमारी बुद्धि हमारी अवस्था के अनुसार, हमारी उम्र के अनुसार यदि विकसित होती जा रही है तो हम इस निश्चित पैटर्न के अनुसार कार्य करते जा रहे हैं। यदि हमारी बुद्धि विकसित नहीं होगी तो हमारा नैतिक विकास भी रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं पूरी दोबारा लिख देती हूं ताकि कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की, जो ये मैं विशेष तौर पर इसलिए समझा रही हूं क्योंकि ये पियाजे के सिद्धांत का आधार है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं जीन पियाजे का, जो उन्होंने 1932 में दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि नैतिक विकास निर्णयों, सीधा लिखते थे, नैतिक विकास निर्णयों के विकास या नैतिक विकास का निर्णयों के विकास में निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न पर होता है, जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। ये चीज नैतिक विकास का निर्णयों के विकास में निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न होता है, पर हटा दो, तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। एक व्यक्ति नैतिक विकास जैसे जैसे करेगा उसकी निर्णय क्षमता का विकास होता जाएगा, जो कि एक निश्चित क्रम व तार्किक पैटर्न पर होता है। और ये भी सारी की सारी चीजें किस पर आकर टिक जाती है? बौद्धिक विकास पर आकर टिक जाती है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन बात करते हैं आगे पियाजे द्वारा क्या बताया गया है इस सिद्धांत के संबंध में या इसके बारे में। देखिए, जीन पियाजे ने अपना ये सिद्धांत दिया 1932 ईस्वी में। इन्होंने विभिन्न पुस्तकें लिखी नैतिक विकास को समझने के लिए, संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनमें द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, और इस प्रकार से द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इस प्रकार से इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। और यदि यहां पर मैं आपको बताऊं तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो यही है, पुस्तक द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा भी यदि अपन बात करें तो द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द
साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड भी इनकी पुस्तक है और द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस भी इनकी एक पुस्तक मानी जाती है। इन विभिन्न पुस्तकों में इन्होंने नैतिक विकास का अध्ययन किया बालकों का, और ये नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित ये महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। और इन पुस्तकों में इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन भी किया गया। मैंने आपको बताया कि भाई बालकों का अध्ययन किया, ठीक है, 12 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन किया, और संज्ञानात्मक विकास में भी अपनों ने देखा था कि इन्होंने अपनी खुद की संतानों पर, जिसमें मैंने नाम बताया था लॉरेंट, ल्यूसिन व जैकलिन, अपनी 3 संतान थी, उनको भी इन्होंने अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया था। और इसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास में मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने अपने 3 संतानों के साथ 16 अन्य बच्चों का भी अध्ययन किया, और अध्ययन करते हुए अपना संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। तो जाहिर सी बात है कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड हो, चाहे द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड हो, यानी इन्होंने अध्ययन किसका किया? बच्चों का ही किया। और ये अपन देख भी चुके हैं कि 12 वर्ष तक के बालकों का अध्ययन इन्होंने किया। इन्होंने प्रयोग कहां से शुरू किया, अध्ययन कहां से शुरू किया? तो बहुत ही रुचिकर बात यहां पर सामने आती है। इन्होंने कंचा खेलते हुए बालकों का अध्ययन किया। कंचा जानते हो, कांच गोली होती है ना, जो छोटी छोटी गोल गोल बहुत ही सुंदर सुंदर गोलियां होती है, जिसके माध्यम से एक खेल खेलते हैं छोटे बच्चे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि भाई कुछ बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं और कंचे खेल रहे हैं। ये गए और जाकर और उनको देखा खेलते हुए देखा, तो इन्होंने कुछ अटपटी सी चीजें देखी। तो इन्होंने यूं कहा कि भाई आप लोग हैं वो इस खेल को किस नियम से खेल रहे हैं? तो बालकों ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे खेला जाता है, इस प्रकार से ये खेल चलता है, ठीक है। इन्होंने यूं कहा कि भाई इस खेल में ये नियम सही नहीं है, तो बदल दो। नहीं बदला, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया, कैसे मना किया, ये अपन बाद में देखेंगे। पहले यहां पर अपन देख लेते हैं। इन्होंने कंचे खेलते हुए बालकों का अध्ययन किया तथा यह जानने का प्रयास किया कि बच्चे, यह जानने का प्रयास किया, क्या जानने का प्रयास किया? कि भी बच्चे खेल के नियमों को किस रूप में लेते हैं, कि बच्चे खेल के नियमों को किस रूप में लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे। इनके सिद्धांत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी चीजें इसके संबंध में आ सकती है। देखिए, कंचे खेलते हुए बालकों का इन्होंने अध्ययन किया, ठीक। और पहले तो इन्होंने ध्यान से देखा कि भी बच्चे खेल रहे हैं तो वो किस नियम से खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। और उनमें नियमों के प्रति किस प्रकार की सोच है, वो सब चीजें देखी। फिर इन्होंने उन बालकों से जाकर पूछा कि भाई तुम लोग है वो किस नियम पर खेलते हो। इन्होंने नियमों की जानकारी ली, बच्चों ने दे भी दी। फिर इन्होंने नियमों को बदलने के लिए कहा। तो कंचे के खेल में इन्होंने
बच्चों को नियम बदलने के लिए कहा। इन्होंने कहा, परंतु बच्चों ने मना कर दिया, या फिर अपन यूं कहें कि इनकार कर दिया। बच्चों ने इनकार कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जिस उम्र के बच्चे कंचे खेल रहे थे ना, उस उम्र के बालक यूं मानते हैं कि नियम किसी सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा बनाए गए हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, और यदि अपन तोड़ देंगे तो अपने को सजा मिल सकती है। ये उम्र होती है। यानी इस उम्र में जो प्रावधान है वो किसका है? सजा का है। तो सजा के प्रावधान के कारण, सजा से डरते हुए ये बालक गलत काम करने से रुकते हैं या गलत काम करने से डरते हैं। तो इसीलिए इन्होंने नियम बदलने के लिए मना किया, या अपन यूं कह सकते हैं नियम बदलने से इनकार कर दिया। बच्चों ने इनकार इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि नियम बदले नहीं जा सकते। ये उम्र है प्राथमिक अवस्था, जिस समय नैतिकता का थोड़ा बहुत विकास होने लगता है। और किसके माध्यम से होने लगता है? दंड के माध्यम से। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस भी अपन इसमें देख लेते हैं, आगे क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो इन्होंने इनकार इसलिए किया क्योंकि नियमों को बदलना संभव नहीं है, इन्होंने ये माना। उसके बाद देखिए, बच्चों के अनुसार नियम शक्तिशाली सत्ता द्वारा बनाए गए हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, तथा तोड़ने पर दंड मिलता है। और इस आधार पर इन्होंने पहली नैतिकता का विकास समझ लिया। क्लियर हो गया होगा? अब तो ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन देखते हैं कि इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उस आधार पर अपने नियम में किन किन चीजों को शामिल किया, उसको भी अपन देख लेते हैं। किन किन चीजों को शामिल किया और किस किस प्रकार से किया। देखिए, पियाजे ने सबसे पहले छोटे बालकों का अध्ययन किया। छोटे बालकों का अध्ययन किया, और कैसे? छोटे बालकों का अध्ययन किया। किस समय किया? कंचे खेलते हुए किया। और जैसे ही इन्होंने कंचे खेलते हुए बालकों का अध्ययन किया तो किसके लिए किया? नियम जानने के लिए कि भाई वो नियमों को किस रूप में लेते हैं। उस आधार पर इन्होंने वो जो नियम सही नहीं थे उन नियमों को बदलने के लिए कहा,
बदलने के लिए कहा, परंतु इन्होंने क्या किया, इनकार किया। और इनकार करते हुए इन्होंने कहा कि भाई नियम तोड़ना गलत है, नहीं, नियम तोड़ने से सजा मिलती है, सजा मिलती है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का इन्होंने अध्ययन किया और इस प्रक्रिया के आधार पर इन्होंने ये माना कि भाई छोटे बच्चों में परिणाम के आधार पर नैतिकता का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है। ये था इस चीज का, इस पूरे के पूरे अध्ययन का, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का सार, कि परिणाम के आधार पर नैतिकता का विकास होता है। उन्हें यूं लगा कि भाई मान लीजिए कोई भी काम है, आपके घर पे कोई भी आ रहा है, अब उस बच्चे को ये पता है कि यदि तुमने उदंडता की उन लोगों के सामने तो तुम्हें सजा मिलेगी, तो वो बचेगा उस चीज से। और जैसे ही उसे ये पता चला कि तू अगर बहुत अच्छा व्यवहार करेगा तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, तो भी वह अच्छा व्यवहार करेगा। यानी पहले वह रिजल्ट तय करेगा कि भी रिजल्ट कैसा आने वाला है। रिजल्ट के आधार पर, परिणाम के आधार पर ही नैतिकता विकसित होती है। आप कोई घर पे आ रहा है, बालक को बताइए ही मत, उसका व्यवहार उन लोगों से उदासीन रहेगा, तटस्थ रहेगा, वो न उनमें सहयोग लेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अपनी इच्छा के अनुसार खुश और दुखी बिल्कुल जरूर हो सकता है, क्योंकि यदि उसके खेल में व्यवधान आ रहा है तो वो दुखी हो जाएगा, उसका खेल स्वतंत्र रूप से चल रहा है तो वह उदासीन रहेगा, और यदि वो लोग उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आए तो वो खुश भी हो जाएगा। परंतु नैतिकता कहीं भी दिखाई नहीं देगी। नैतिकता तभी दिखाई देगी जब उसे दंड या पुरस्कार का भाव दिया जाए, तभी उसमें नैतिकता दिखाई देगी। तो उम्मीद करती हूं कि यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन किन चीजों को शामिल किया, कौन कौन सी चीजें हैं वो इनके सिद्धांत में स्थान प्राप्त कर चुकी थी। पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत 1932 ईस्वी में दिया। अगर पुस्तक, आधार पुस्तक देखें तो द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, और इसके साथ साथ इन्होंने इस सिद्धांत को किस आधार पर दिया, कंचे खेलते हुए बालक के आधार पर। सबसे पहले इन्होंने पहली अवस्था ही देखी थी, बाद में फिर इनकी रुचि हुई तो इन्होंने बाद में लोगों का साक्षात्कार किया, लोगों का नहीं, बच्चों का साक्षात्कार किया, और साक्षात करते करते इन्होंने धीरे धीरे अपने सिद्धांत की पूरी रूपरेखा तय कर दी। और पूरी रूपरेखा तय करी तो इन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं भी बताई, स्तर भी बताए। तो इनके सिद्धांत में महत्वपूर्ण कौन कौन सी चीज अपन मान सकते हैं, इन्होंने नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात की, अवस्थाओं की भी बात की, और साथ साथ ही इन्होंने नैतिक विकास के स्तर की भी बात की। ठीक है, तो आज की क्लास में इस सिद्धांत से संबंधित अपन नैतिक विकास की पियाजे द्वारा बताई गई प्रमुख अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। फिर नैतिक विकास के प्रमुख जो स्तर इन्होंने बताए हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसको कुछ प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनका भी अध्ययन अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन किसको देखेंगे, अपन अवस्थाओं को देखेंगे, प्रमुख अवस्थाओं को देखेंगे। तो नैतिक विकास की अवस्थाएं जो है, इसको इन्होंने दो प्रमुख आधारों पर विभाजित किया है, आधारों पर विभाजित किया है। अब कौन कौन से आधारों पर इन्होंने इन अवस्थाओं को बांटा है, तो उनमें यदि अपन बात करें तो पहली है प्रकृति के आधार पर, और दूसरी है आयु काल के
आधार पर, आयु काल के आधार पर, इन दो आधारों पर इन्होंने अवस्थाओं को बांटा है। इन्होंने यूं कहा कि नेचुरल रूप में बालक अपने अंदर नैतिकता का विकास किस रूप में करता है और किस किस प्रकार से वो करता है। उसके बाद उसकी उम्र बढ़ती है तो वह किस प्रकार से विकास करता है। इन दोनों आधारों पर इन्होंने विकास की प्रमुख अवस्थाएं बताई है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अब इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। प्रकृति के आधार पर भी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आयु काल के आधार पर भी अपन पढ़ने वाले हैं। पहले की यदि अपन बात करें, नैतिक विकास की अवस्थाओं में प्रकृति के आधार पर की यदि बात करें तो पहला, इन्होंने इस आधार पर भी दो भागों में, प्रकृति के आधार पर अपन अच्छे से कर लेते हैं इसको। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ये जो अपनों ने देखा है, पहला प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर भी इन्होंने अवस्थाओं को दो प्रकार का बताया है। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है? इन्होंने पहली तो बताई है परायतता अवस्था, परायतता अवस्था, और दूसरी इन्होंने बताई है स्वायत्तता अवस्था। ये दोनों इन्होंने बताई है। सबसे पहले यदि अपन बात करें, यहां पर प्रकृति के आधार पर जो है वो दो भागों में बांटा है। किस किस भाग में? एक तो परायतता अवस्था के भाग में और दूसरा स्वायत्तता के आधार में। ठीक है, अब अपन इनमें भी एक एक को पढ़ते हैं। परायतता अवस्था जो है वो इन्होंने मानी है 0 से 8 तो नहीं कहेंगे, अपन जन्म से 8 कह देंगे, क्योंकि 0 गर्भावस्था में चली जाती है। 8 वर्ष तक, 0 से 8 वर्ष की उम्र में बालक नेचर के आधार पर प्रायत अवस्था में रहता है। क्या होती है प्रायत अवस्था? देखिए, प्रायत अवस्था का मतलब होता है पर और यतता। पर का मतलब होता है दूसरा, और प्रायतता का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों पर निर्भर रहना। इस उम्र में जो जन्म से 8 वर्ष तक की उम्र है, इसमें बालक की नैतिकता दूसरों पर निर्भर करती है, दूसरों पर निर्भर करती है। कैसे? कि दूसरे चाहे तो बालक में कुछ नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। इसमें दबाव डालकर भी नैतिकता का विकास किया जा सकता है, तो इसलिए इसे विधिबद्ध यानी नियम के अनुसार बाध्यता करके बाध्य अवस्था भी कह सकते हैं। कैसे? अब एक बालक है जिसकी आदत है कि हमेशा भोजन जूठा छोड़ता है, ठीक है। अब आपने उसे समझाया बैठा कर कि बेटा भोजन का अपमान होता है, भोजन जूठा, आजकल फैशन बन गया है, जूठा अगर नहीं छोड़ते तो खाने वाला भी शर्म महसूस करता है और खिलाने वाला भी शर्म महसूस करता है कि थाली साफ कर दी। तो इसलिए ये चलन है वो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? भारतीय संस्कृति में अन्न को, जल को, ये आग को, सबको हम देवता मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और यदि अपन उनको जूठा छोड़ते हैं तो इसका मतलब हमारी संस्कृति ये कहती है कि भाई अन्न का अपमान हो जाता है। तो आपने क्या किया? अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए बैठकर समझाया कि बेटा भोजन जूठा छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, इससे अन्न का अपमान होता है, अन्न देवता नाराज हो जाएंगे।
तो ये सही नहीं होगा। बालक कोई असर नहीं हो रहा, उसको लगता है कि अब उसका भोजन पूरा हो चुका, चाहे 1 बाइट बचे और चाहे 4 बाइट बचे, वो छोड़कर जूठे छोड़कर चला जाता है। अब एक दिन उसे आपने यूं कहा, जैसे वो भोजन जूठा छोड़ रहा था उसको बुलाया, उसको बैठाकर कहा, बेटा तुम ऐसे भोजन जूठा छोड़ोगे ना तो ये भगवान अन्न देवता है वो नाराज हो जाएंगे और तुम्हें बहुत परेशान करेंगे और साथ साथ तुम्हें फिर हमेशा के लिए भूखा रखेंगे, कभी भी तुम्हें भोजन नहीं देंगे। अब बालक डर जाता है। अब यहां पर आपने इस नियम को मानने के लिए बच्चे को बाध्य कर दिया और उसे यूं कह दिया कि भाई यदि तुमने ये नियम नहीं माना तो तुम्हें ईश्वर है वो सजा देंगे। तो बालक क्या करता है कि इस नियम को मानने के लिए तत्पर हो जाता है, वो डर जाता है और इसलिए वो यूं सोचता है कि नहीं मैं भोजन जूठा नहीं छोड़ूंगा। वो उस दिन भी जूठे छोड़े हुए या बचे हुए भोजन को खाने का प्रयास करेगा। यदि उससे बाद में नहीं खाया जाए तो अगले दिन वो थोड़ा लेने की कोशिश भी करेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठ जाती है कि भाई अन्न देवता नाराज हो जाएंगे, मुझे सजा देंगे। ये नैतिकता में वास्तविकता को पहचानता है। वास्तविकता का मतलब है कि ये अपना दिमाग नहीं लगाता, ये जो देखता है जो सुनता है उसी वास्तविक स्थिति को, जो सुनता है जो देखता है ना उसी को ही वास्तविक मान लेता है, उसी को ही सही मान लेता है। तो इसलिए इसे नैतिक वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? यदि आपने यूं कह दिया कि भाई भोजन जूठा छोड़ेगा तो भगवान जी सजा देंगे, तो वो जूठा नहीं छोड़ेगा, यानी ये बात आपने जो कही उसको वो वास्तविक मान लेगा, उसको वो सही मानकर और उसको फॉलो करेगा, यानी उसके अनुसार चलने का प्रयास वो करने लगेगा। तो इसलिए इसमें विधि बाध्यता होने के कारण इसे विधि बाध्यता की अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो बालक देखता है जो सुनता है उसको वास्तविक मान लेता है, इसलिए उसे नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ जैसा कि अपनों ने कहा भी इस उम्र में बालक की नैतिकता दूसरों पर निर्भर करती है, यानी आप यदि दबाव डालोगे तो बालक में नैतिक गुण कुछ मात्रा में विकसित हो जाएंगे। तो इसलिए इसे दबाव की अवस्था भी कहा जा सकता है। अब मान लिए कि एक छोटा सा बालक है, वो दूसरे अपने से छोटे बालक को पीट रहा है। अब पीट रहा है तो उस समय आप उसे कहेंगे कि बेटा इसको दर्द हो रहा है, इसको तकलीफ हो रही है, उसे कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो उसको मारने में आनंद की अनुभूति करेगा। परंतु फिर आपने दबाव देकर कहा कि यदि तूने इसको मारा तो मैं तुझे मारूंगा या मारूंगी, तब वो डरेगा और तब वो उसमें नैतिकता, मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, इस नैतिकता का गुण विकसित होगा। किस आधार पर? रिजल्ट के आधार पर। यदि मैंने इसको मारा तो उसके बाद ये भी इसको मारेगा। तो इसलिए इसको दबाव की अवस्था भी कहा जा सकता है। ये जो है वो ये अवस्था तुरंत न्याय चाहती है का मतलब है कि आपने देखा होगा कि एक 6-7 वर्ष का बालक है, बाहर खेलने गया, उसका किसी भी बालक के साथ, अन्य बालक के साथ विवाद हो गया और विवाद में उस बच्चे को बाहर वाले बच्चे ने मारा। अब वो घर पे आएगा और घर पे आके आपको यूं कहेगा कि मुझे उसने मारा, जाकर उसको मारो। और यदि आपने उसको नहीं मारा तो वो असंतुष्ट रहेगा और यदि आप उसके साथ चले गए वो संतुष्ट हो जाएगा। देखा है ना आपका? यानी तुरंत नहीं, अभी चलो मेरे साथ चलो, मुझे इसने डांटा, मुझे उसने मारा, आप भी उसे मारो, आप तो कुछ कहते नहीं हो, उसकी मम्मा तो आ जाती है, उसकी दादी माँ तो आ जाती है। तो वो क्या करेगा? इस प्रकार की बातें करेगा। तो यहां पर अपन ये देखते हैं कि भाई ये उम्र जो है वो तुरंत न्याय चाहती है, त्वरित न्याय
चाहती है, तो इसलिए इसे त्वरित न्याय की अवस्था भी कहा जाता है। अब आपसे कोई यूं पूछ ले कि भाई पियाजे के अनुसार त्वरित न्याय की अवस्था कौन सी है? परायतता की अवस्था है। यूं पूछ ले भी दबाव की अवस्था कौन सी है? तो परायतता की अवस्था है। यदि आपसे यूं पूछ ले कि विधि बाध्यता की अवस्था कौन सी है? तो परायतता है। यानी मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि परायतता की अवस्था के ही ये विभिन्न नाम है। कौन सी? त्वरित न्याय की अवस्था, दबाव की अवस्था, नैतिक वास्तविकता की अवस्था, विधि बाध्यता की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पहली अवस्था पढ़ रहे हैं प्रकृति के आधार पर। अपन इसमें देख लेते हैं। इसके आधार पर अपनों ने पहली अवस्था देखी है। कौन सी? परायतता की अवस्था। और इसकी उम्र कौन सी है? जन्म से 8 वर्ष तक। जन्म से 8 वर्ष। अगर अपन अन्य नामों की बात करें, अन्य नाम, तो इसके अन्य कौन कौन से नाम होते हैं? एक तो नैतिक वास्तविकता अवस्था, दूसरा इसका नाम हो सकता है विधि बाध्यता अवस्था। इसके अलावा इसे दबाव की अवस्था भी कह सकते हैं, दबाव की अवस्था भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस अवस्था को त्वरित न्याय की अवस्था भी कहते हैं। त्वरित न्याय की अवस्था, त्वरित न्याय की अवस्था का मतलब इसमें तुरंत जो न्याय चाहता है बालक। यदि किसी बालक ने कुछ गलत कर दिया तो वो चाहेगा, और हाँ, स्वयं के संबंध में भी यदि एक बालक से कुछ भी गलत हो जाता है, मान लीजिए कि एक दूध का पात्र है, वो उसने गिरा दिया, तो उसमें यूं होगा कि अब सजा मिलेगी। यानी वो उसमें भी यूं सोचता है कि भी मुझे तुरंत सजा मिलेगी। स्वयं के संबंध में भी वह त्वरित न्याय के नियम को मानता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इससे ही संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है जो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, उसको भी अपन देखेंगे। देखिए, मैंने आपको पीछे जब पियाजे के सिद्धांत का परिचय करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि भाई जब कंचे खेल रहे थे उस समय बालक है वो परिणाम के आधार पर स्वयं के अंदर नैतिकता का विकास करता है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सी अवस्था थी? ये अवस्था थी। तो यहां पर भी अपन देखते हैं कि बालक में परिणाम के आधार पर नैतिकता का विकास होता है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये, यदि आपसे पूछ ले कि भी बालक में परिणाम के आधार पर परिणाम को सोचकर किस अवस्था में नैतिक विकास होता है, तो कौन सी अवस्था है? परायतता की अवस्था, 0 से 8 की उम्र पियाजे के अनुसार। दूसरी बात इसमें एक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कौन सी महत्वपूर्ण मानी जाती है? देखिए, इस उम्र में बालक जो दुर्घटनावश कोई गलती हो जाती है उसको बुरा नहीं मानता। स्वयं द्वारा जानबूझकर की गई कार्य को या जानबूझकर किए गए गलत कार्य को भी वह बुरा मानता है। कैसे? मान लीजिए कि बालक को उसके घर के किसी भी सदस्य ने यूं कहा कि भाई बेटा तुम वहां से कप लेकर आओ। अब बालक ने क्या किया? बालक ज्यादा लालच करता है। बालक यूं सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे से आगे कोई नहीं है। तो उसने घर वालों ने जैसे कहा कि बेटा कप उठाकर लाओ, तो उसने क्या किया? एक साथ 4-5 कप उठाए। अब वो ले जा रहा था, उनमें से कोई कप गिरकर टूट गया। वहां पर वो दुर्घटनावश थे, यानी वो तो कहा हुआ काम कर रहा था, वो अनायास ही गिरकर टूट गए। तो उसमें यदि आप उसे डांट लगाओगे
और यदि आप उसे सजा देने का प्रयास करोगे तो वो विरोध करेगा, नहीं मैंने जानबूझकर नहीं तोड़े, वो तो अपने आप गिर गए थे, आपने तो कहा था मुझे लाने के लिए। तो इस चीज को वो कम बुरा मानता है। हाँ, यदि उसने दूध पिया और उसने ऐसे ही डाल दिया और वो कप टूट गया, तब वो डर जाएगा कि अब सजा मिलेगी। तो इस चीज को आप स्पेशली नोट करेंगे, क्योंकि पियाजे ने इस बात को स्पेशली बताया है। तो अपन कह सकते हैं कि दुर्घटनावश हुई गलती को जानबूझकर की गई गलती से कम बुरा मानना। ये है पहली अवस्था, परायतता की अवस्था। और इसमें वो चीज भी आप स्पेशली नोट कर लेंगे कि बालक है वो दूसरों पर निर्भर रहता है और दूसरों पर परिणाम के आधार पर वह नैतिकता का विकास कर लेता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर अपन इस क्लास में पढ़ रहे हैं पियाजे द्वारा बताई गई विभिन्न अवस्थाएं, और अवस्थाओं में भी प्रकृति के आधार पर अवस्थाएं बता रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 भागों में पियाजे ने अवस्थाओं को बांटा है, जिनमें से एक अवस्था जो परायतता की अवस्था अपनी हो चुकी है, स्वायत्तता की अवस्था अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।